बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। मैं उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो नजर से ओझल नहीं हो गया। आज फिर आसमान अबर आलूद था। मूसलाधार बारिश होने ही लगी थी। ये पहाड़ी इलाका था जहां मैं अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। ऊंची नीची वादियों का सिलसिला था, कहीं स्पॉट, कहीं ऊंची नीची और कहीं बल खाती हुई। मैं खिड़की के करीब आई, शीशों से बाहर झांका। मंजर साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक बर्फबारी होने लगी। फिर मेरी नजरें बर्फीली चोटियों से होती हुई एक पतली सी पगडंडी पर आकर ठहर गईं, जो यहाँ से सीधे शहर की तरफ जा रही थी। मेरे अब्बू एक हफ्ते से घर से बाहर थे। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कौन थी। मैंने अपने होश में अपनी माँ को नहीं देखा था। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरे अब्बू मुझे बहुत प्यारे थे। उनका काम शिकारियों की मदद करना था, इसलिए वो उन्हें शिकार के लिए अक्सर नए नए मकामात पर ले जाते थे। यही उनकी आमदनी का जरिया है। कभी कभी वो हफ्तों घर से बाहर होते। मैं तन्हाइयों की आदी हो चुकी थी। जब से मैं यहाँ आई थी, सामने वाले बंगले में कभी किसी को नहीं देखा। बंगले के पास गहरा सन्नाटा होता था। कभी कभी एक मखसूस कमरे से हल्की सी रोशनी नजर आती थी और चलने फिरने की हल्की हल्की आवाजें भी। कभी भी अगर कोई आकर ठहरता भी तो एक दो दिनों में जगह छोड़कर कहीं और चला जाता। मशहूर था कि वहां भटकती हुई रूहों का बसेरा है। उस दिन भी ऐसी ही भीगी भीगी शाम थी। मैं खिड़की से लगी बाहर का नजारा कर रही थी। बहुत हसीन मंजर था। अचानक एक लड़का जो गालिबन 14-15 साल का था, उस बंगले की तरफ जाता दिखाई दिया जो मुद्दतों से बंद पड़ा था। लड़का बहुत खूबसूरत था। ऊंचा कद, खूबसूरत डील डॉल, हसीन चेहरा और खूबसूरत आंखें। उसे इस बंगले के करीब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वो घर आसेब ज़दा मशहूर था। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैं बस यही सोचती रही कि आखिर ये नौजवान कौन है और किस मकसद से यहाँ आया है। अगर ये शिकारी होता तो उसके पास साजो सामान जरूर होता, मगर उसके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर ये उस आसेब ज़दा मकान में क्यों जा रहा था? शायद उस मकान के बारे में उसे कुछ इल्म ना हो। मैंने सोचा कि भागती हुई जाऊं और उससे पूछूं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और फिर उसे बताऊं कि ये मकान जो है वो आसेब ज़दा है, उसे यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। देखते ही देखते वो बंगले में दाखिल हो गया। उसके पीछे एक स्याह बालों वाली बिल्ली भी चल रही थी। शायद उस लड़के को बिल्ली का इल्म ही ना हो। आहिस्ता आहिस्ता मैं बंगले के करीब गई। आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर झांकना चाहा तो अंदर से आवाज आई, मुझे अपना अंजाम मालूम है। मैं फिर कहता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मेरे पाँव कांपने लगे थे और जिस्म से पसीना फूट पड़ा। दिल धक धक करने लगा, मगर मैं दम साधे खड़ी रही। मेरे कदमों में इतनी ताकत ही नहीं थी। मैं थर थर कांप रही थी। मर्द की आवाज फिर आई, तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तुमसे इश्क किया है, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। हमारी और तुम्हारी उम्र में फर्क है तो क्या हुआ? अगर तुम मुझसे बड़ी हो तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये मेरा वादा है, इसलिए कि मैंने तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से मोहब्बत की है, और रूह कभी मरती नहीं। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें रूह की गहराइयों से चाहा है। मेरी जिंदगी में तुम किसी और की हो जाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लड़के की आवाज में बड़ा दर्द था, लेकिन औरत की तरफ से खामोशी थी। फिर किसी की चाप सुनाई दी और वो लख्ता बलख्ता करीब आती गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह तारीकी में छुपा लिया और सांस रोके खड़ी रही, मगर मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। फिर मैंने देखा कि अचानक कमरा तारीक हो गया और कोई स्याह कमरे से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था। मैं उसकी तरफ झुककर देखने लगी। ये वही कमसिन अजनबी था। उसके कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और फिर वो तारीकी में गुम हो गया। फिर मैं शीशों से कमरे की तरफ झांकने लगी। कमरा बिल्कुल खाली था, वहां तो कोई भी नहीं था। फिर ये किससे बातें कर रहा था?
खौफ की सर्द लहर मेरे सारे जिस्म में दौड़ने लगी। मैं छुपते छुपाते बाहर आई और सोचती रही कि आखिर वो कौन थी जिससे वो बातें कर रहा था। मुझे तो वहां कोई भी नजर नहीं आया। अजनबी ने कमरे से तन्हा ही निकलना था, तो साथ बातें किससे कर रहा था? उसके साथ कोई तो होना चाहिए था, मगर हैरत है कि उसके साथ कोई भी नहीं था। दूसरी सुबह जब मैं फिर बंगले में गई तो वहां सन्नाटे का राज था। बंगले से गुजरकर बाग में गई तो वहां क्यारियों के दरमियान सफेद और पीले चेहरे वाली एक जवान खातून नजर आई। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी सोच थी। वो सफेद साड़ी में मलबूस थी। उसने मेरी तरफ देखा मगर कोई सवाल नहीं किया। मैंने जब उसे मुखातिब किया तो वो मुस्कुरा दी। मुझे उसकी मुस्कुराहट भी अनोखी सी लगी। मैंने बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे अपने बारे में आप कुछ बताएंगी? मोहतरमा का चेहरा अचानक सुर्ख अंगारों की तरह चमक उठा। उन्होंने सर सराती हुई और कांपती हुई आवाज में खला में घूरते हुए कहा, मुझे उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर से आ रही हो और वो खुद कहीं खो गई हो। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक और तिश्नगी भरी है। मैं उस वक्त जवान थी, दिलकश और खूबसूरत दोशीज़ा, मगर उसकी याद इस कदर रूह फरसा है कि मैं जब उसे याद करती हूँ तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल पड़ते हैं। मेरी बेताबियां बढ़ जाती हैं। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, जब उस कमसिन आशिक ने मेरे लिए खुदकुशी की तो उसकी उम्र सिर्फ 15 या 16 साल थी और मैं 25 साल की खूबसूरत दोशीज़ा थी। उसने आखिर खुदकुशी क्यों की? मैंने पूछा। वो मेरा आशिक था, सच्चा आशिक। बस मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरा एक गैर मामूली आशिक था। ऐसी कम उम्र में ऐसा आशिक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी मोहब्बत परस्तिश से भी आगे बढ़ चुकी थी। उसका जज्बा मोहब्बत बड़े बड़े आशिकों से भी कहीं ज्यादा था। मैं भी बड़ी मासूम दोशीज़ा थी। मेरा इतना मासूम और हसीन चेहरा था कि दोशीज़गी की तमाम रानाइयां उस पर सदक़े होती थी। ये मैं नहीं, मेरा आशिक कहता था। मेरी बदकिस्मती देखो कि उसकी प्यार भरी बातों को मैंने कभी अहमियत ही ना दी, क्योंकि मैं हमेशा उसे बच्चा ही समझती रही। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था, तकरीबन 10 साल छोटा। अगर रात का खाना खाने के बाद हम दोनों लॉन में चले जाते, वो मेरे कानों में सरगोशी करता और मेरे हाथ दबाकर बड़ी संजीदगी से कहता, देखो इधर, देखो मेरी आंखों में देखो। मगर तुम मुझे नहीं समझती। काश तुम समझ पाती कि मोहब्बत किस कदर दिलकश चीज है। मैं हंस पड़ती। उसकी मोहब्बत को मजाक समझकर महज उसे खुश करने के लिए हंस पड़ती। कभी कभी वो अपने आबाओ अजदाद की बहादुरी के कारनामे सुनाता और फिर कभी उनके इश्क की दास्तानें सुनाता। कभी अचानक वो संजीदा हो जाता और कहता, इश्क में जान देना बहुत मुश्किल, मगर इश्क में जीना बहुत आसान है। मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने कभी मेरे साथ बेवफाई की तो मैं इश्क में जान देना भी जानता हूँ। यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं इकरार करती हूँ कि बेशक मैं मुजरिम हूँ, अपने कमसिन आशिक की मुजरिम। तमाम उम्र में उस ख्याल से कांपती रही हूँ। उसकी मासूमाना परस्तिश का अंदाज उस वक्त मेरे लिए एक मजाक था, एक खेल था। एक दिन वो अश्कबार आंखों से मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा और बहुत ही ज्यादा जज्बाती होकर बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मेरी बात गौर से सुनो। अगर कभी तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और के पास चली गई तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जरूर खुदकुशी कर लूंगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और मैं ऐसा ही करूंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बक रहा है। मैं बिल्कुल खामोश थी। हम उस वक्त लॉन में थे। मैंने हकलाते हुए कहा, चलो अब घर चले, बहुत देर हो गई है। वो चुपचाप मेरे पीछे हो लिया। उसने मुझे रोककर बड़ी संजीदगी से फिर कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुमने जरा भी मुझसे किनारा कशी की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तब मुझे एहसास हुआ कि हम मोहब्बत में कितना आगे बढ़ चुके हैं। एक दिन मेरी संजीदगी और खामोशी पर उसने मुझे टोका तो मैंने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, देखो अब तुम बच्चे नहीं रहे, इस किस्म के मजाक को दोबारा मत करना, मगर इश्क के मैदान में तुम अभी बच्ची हो। मैंने समझा कि अब उसका बचपना रुखसत हो जाएगा और अब वो मुझे तंग नहीं करेगा। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म हो रही थी।
वो जाना नहीं चाह रहा था, मगर जबरदस्ती उसे स्कूल भेज दिया गया। इसी दौरान मेरा एक रिश्ता आ गया। लड़का डॉक्टर था, आला तालीम के लिए लंदन जाने वाला था। मैं खूबसूरत थी, फौरन पसंद कर ली गई। मेरे कमसिन आशिक को किसी तरह पता चल गया। वो पढ़ाई छोड़कर घर आ गया, सुस्त और उदास रहने लगा। किसी से कोई बात नहीं करता था, मुझसे भी नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन जब सुबह उठी तो दरवाजे पर एक छोटा सा कागज का पुर्जा पाया। उसमें लिखा था, तुमने उन तमाम हसीन वादों को तोड़ दिया और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुमसे क्या कहा था। अब मेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार तुम हो और सिर्फ तुम। मेरी तुमसे आखिरी बार ये इल्तिजा है कि तुम इसी बाग में आकर आखिरी बार मिलो। मैं कांप उठी और पहली बार मेरे होशो हवास उड़ गए। निहायत उजलत में गिरती पड़ती बाग की तरफ भागी। मेरी नजरें इसे इधर उधर तलाश कर रही थी। आखिर मैंने देखा कि एक घने पेड़ के दरमियान उसका जिस्म झूल रहा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं हुआ कि क्या हुआ। जब मैं होश में आई तो मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरी अम्मी सिरहाने बैठी रो रही थी। फिर जाने क्या हुआ, वो ज़ारो कतार रोने लगी। मैं मायूस और उदास कदमों से दरवाजे तक आई। करीब ही एक बूढ़ा आदमी जो शक्लो सूरत से माली लग रहा था, उसके हाथ में एक खुरपी थी। शायद वो उस अजीबो गरीब बंगले का माली था। मैंने उससे पूछा कि क्या इस बंगले की मालिकन यहाँ अकेली रहती हैं? माली ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कौन सी मालकिन? उनको तो मरे हुए जमाना हो गया। मुझ पर यह सुनकर खौफ और घबराहट तारी हो गई। मैंने फिर डरते डरते पूछा, वो नौजवान जो यहाँ बराबर आता है, वो कौन है? माली ने पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ एक कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, ये वही है मालिकन का कमसिन आशिक, जिसने आज से 40 साल कबल मालिकन के लिए खुदकुशी कर ली थी। उसके गम में मालिकन ने भी जान दे दी थी। मैं डर गई और भागने लगी। पलट कर देखा तो माली भी गायब था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं किसी न किसी तरह भागती हुई अपने घर पहुंच गई। समझ में नहीं आता कि मैं जिनसे मिली, जिनसे बातें की, क्या वो तीनों रूहें थी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।